हेलो क्लास, इस लेक्चर में बात करेंगे हम बोहर मॉडल की। बोहर ने क्या कहा, नील बोहर ने, उसने ज़्यादातर हाइड्रोजन एटम को समझाया। ठीक है, मतलब जो एग्जाम्पल लिया था वो हाइड्रोजन एटम का लिया था। हाइड्रोजन एटम मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसके एक आइसोटोप के पास। ठीक है, एक तो भाई इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उससे ज़्यादा वालों की इसने बात नहीं की। ये इसकी बोहर मॉडल की कमी थी। और इसने बताया क्या क्या, देखो ज़रा, किस चीज़ पे इसने ज़्यादा गौर किया। न्यूक्लियस इसने ज़्यादा नहीं छेड़ा। इसने कहा जो न्यूक्लियस हमें रदरफोर्ड ने बताया था वही ठीक है। बाद में जो आपके आए चैडविक और आपका गोल्डस्टेन, उन्होंने न्यूक्लियस के अंदर बताया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं। रदरफोर्ड ने नहीं बताया था कि न्यूट्रॉन नाम की कोई, न्यूट्रल पार्टिकल नाम की भी कोई चीज़ होती है। बोहर ने उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की। इसने बात की इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ किस तरीके से घूमते हैं, उनकी एनर्जी क्या है, उनके शेल्स क्या हैं। ठीक है, जिन शेल में वो घूमते हैं। तो इसके पोस्टुलेट्स क्या थे, ज़रा उस पर ध्यान देंगे। पहला, इलेक्ट्रॉन्स in an atom revolves around nucleus। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स revolve in shell or orbit और एनर्जी लेवल। ये सबसे इंपॉर्टेंट नाम है इसका, एनर्जी लेवल। मतलब उनकी कोई अपनी पर्टिकुलर एनर्जी होती है उन शेल या ऑर्बिट्स की। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन शेल और एनर्जी लेवल विद एंगुलर मोमेंटम। L, ठीक है, विच इज n टाइम्स ऑफ अ कांस्टेंट वैल्यू h अपॉन में 2 पाई। अब आप कहोगे ये n क्या है। यहां पे n है नंबर ऑफ शेल्स, h प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी बात हम लास्ट चैप्टर में कर चुके हैं। जूल सेकेंड। ठीक है, एक्सप्रेशन देख लो अगर याद करना हो तो आपको। E इक्वल्स टू एच न्यू नाम का एक्सप्रेशन था, hc/λ भी लिख सकते हो उसको। ठीक है, तो इसने क्या कहा, इसने कहा जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का, जो होता है लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाई में रेडियस ऑफ शेल, वो इक्वल है नंबर ऑफ शेल मल्टीप्लाइड बाय h अपॉन में 2 पाई। ये एक्सप्रेशन था इसका, mvr इक्वल्स टू nh अपॉन में 2 पाई। और n क्या है, नंबर ऑफ शेल, वो 1 2 3 4 हो सकते हैं। इसको इसने KLMN का भी नाम दिया था। ठीक है, तो यहां से फिर इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स एक एनर्जी भी रखते हैं, जिस एनर्जी के बिहाफ पे वो एनर्जी उसमें अपने शेल में रिवॉल्व करते हैं, वो एनर्जी क्या है। ठीक है, उस एनर्जी की जो वैल्यू है वो तो ये है -2.18 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेल का स्क्वायर। अगर आप जूल में देखते हैं और अगर आप देखते हैं ईवी में तो -13.6। ये चीज़ बताई इसने एनर्जी के बारे में। ये कहाँ से आई एनर्जी, इसको अभी हम निकालेंगे। ठीक है,
चलो ये बात भी समझ आ गई। अब इसके बाद बारी आती है और कौन कौन से एक्सप्रेशन दिए इन्होंने। रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। रेडियस ऑफ ऑर्बिट का एक्सप्रेशन देने के लिए इन्होंने जो लास्ट एक्सप्रेशन लिया था L इक्वल्स टू एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन में 2 पाई, उसकी मदद ली और रेडियस ऑफ ऑर्बिट जो थी वो क्या निकाली, R इज इक्वल्स टू आर नॉट एन स्क्वायर। आर नॉट क्या है, आर नॉट की फिक्स वैल्यू होती है 0.591 10 की पावर माइनस 9 मीटर। इसे मैं एक बार चेक कर लूँगा, ठीक है। ये रेडियस है फर्स्ट ऑर्बिट का, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। वैल्यू है 0.591 10 की पावर माइनस 9 मीटर। ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए है। अच्छा, फिर निकाली इन्होंने वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसका एक्सप्रेशन क्या बना, ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट NH, या C वेलोसिटी ऑफ लाइट है, डिवाइडेड बाय 137 Z बाय N, ठीक है। यहाँ पे हमें वैल्यू पता है C की, Z मतलब आपका जो भी एटॉमिक नंबर हो उसकी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी रेडियस ऑफ ऑर्बिट और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सप्रेशन। ये हमें मिले कहाँ से हैं, ये हम देखेंगे अभी कि यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है उस पर रिलेशन लगाएंगे सेंट्रीपिटल फोर्स का और उसको कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ, ठीक है। तब हमारा एक्सप्रेशन बनेगा, वो बनाएंगे बाद में, देखेंगे अभी। अब यहाँ पर एक तो हमने इलेक्ट्रॉन का रिलेशन निकाल लिया। एक चीज़ और देखो यहाँ पे, अगर मैं रेडियस देखूँ आपकी, ये देखो, ये मैं कह रहा था ना वैल्यू, ये गलत लिखी है, 5.3 है ये। अब ठीक है, 0.53 10⁻⁹ मीटर, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। और ये है सिर्फ हाइड्रोजन के लिए, और अगर किसी और एलिमेंट के लिए हो तो क्या करोगे आप, फॉर अदर एलिमेंट्स, अदर एलिमेंट्स में आप Z का और यूज़ करेंगे, यानी कि एटॉमिक नंबर का। तो आपका R जो बनेगा किसी NH शेल के लिए वो बनेगा R0 N स्क्वायर डिवाइडेड बाय Z, अरे Z, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हो जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ शेल के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक नंबर के। तो वेलोसिटी का रिलेशन आ गया आपका और रेडियस का आ गया, ठीक है। और एनर्जी का भी हमने रिलेशन दे दिया, एक्सप्रेशन दे दिया। अभी इसमें देखेंगे और ये ड्राइव कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपसे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसको घुमाने के लिए फोर्स कौन सी लग रही है। मान लो ये आपका न्यूक्लियस है, ये रहा, ये न्यूक्लियस है और ये किसी इलेक्ट्रॉन को अपने चारों ओर अपने एक ऑर्बिट में घुमा रहा है, ठीक है। ये ऑर्बिट है। अब जब वो इलेक्ट्रॉन को अपने चारों ओर घुमा रहा है तो कौन सी फोर्स है जो उन्हें बांधे हुए, सेंटर की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है।
नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी है? जैसे सन जब प्लैनेट्स को रिवॉल्व कराता है तो वहाँ पे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशन होती है, ध्यान है ना आपको। अगर सन प्लैनेट को अपने चारों ओर रिवॉल्व करवाता है तो वहाँ पे जो आपकी नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है वो है ग्रेविटेशन। यहाँ पे क्या है? यहाँ नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अब ज़रा ध्यान दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यहाँ पे आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल है। ये एफ सी मतलब सेंट्रीपिटल, एफ ई मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है आपकी? के चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इसको लिख दूँ मैं पहले, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन दैम। और ये तो आपका हाफ एम वी स्क्वायर होता ही है, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? ई। चार्ज ऑफ न्यूक्लियस कितना है? जेड ई। ये है आपका आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। काटो, बचा क्या? के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एम वी स्क्वायर। ठीक है, और हम जानते हैं एम वी, एक तो ये एक्सप्रेशन है और एक अभी हमने थोड़ी देर पहले करा था एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन में 2 पाई। अब इन दोनों एक्सप्रेशन को देखो और इनको इक्वेट करो। तो हमें क्या पता चलता है बेटा? कि R किसी nth शेल के लिए बनता है n स्क्वायर मल्टीप्लाई में h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर के जेड एम ई स्क्वायर। ज़्यादातर चीज़ें कांस्टेंट है, भगा दी हमने, तो बचा क्या? 0.53, जिसको मैंने 0.053 लिखा था। तो यहाँ पे मैंने ये वैल्यू आर्मस्ट्रॉन्ग में लिख दी वैल्यू। ठीक है, अगर आप इसको 0.053 लिखते हो तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी नैनोमीटर में, कोई दिक्कत नहीं है। यही एक्सप्रेशन किया था ना अभी हमने, और इसी से आपकी वेलोसिटी निकल आएगी पीछे वाले एक्सप्रेशन से। इस वैल्यू को अगर आप पुट कर देते हो फर्स्ट एक्सप्रेशन में तो आपकी वेलोसिटी निकल आएगी। अब बात करते हैं हम आपके एनर्जी के रिलेशन की। ये हम पहले भी देख चुके हैं, जो इससे पहले देखा था हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, वही रिलेशन फिर दोबारा मैं देख रहा हूँ। देखो, अब दोबारा नहीं समझाऊंगा, जो लास्ट लेक्चर में समझाया था। अगर मैं आपसे एनर्जी की बात करूँ तो एक तो आती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वो क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, डिस्टेंस बिटवीन देम, और यार फिर कट जाएगा ये, तो बचेगा क्या? के चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल्स टू यू। आ गई पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी तो आपकी ये है, और काइनेटिक एनर्जी वही आपकी हाफ एम वी स्क्वायर और अगर हम इसको इससे निकालना चाहें, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, यानी कि एम वी स्क्वायर अपॉन में आर इज इक्वल्स टू के जेड ई, यानी कि चार्ज ऑफ न्यूक्लियस और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो एक आर से एक आर गया और हमें हाफ एम वी स्क्वायर दिखने लग गया।
दिख गया? हाफ से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, हाफ से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, आ गई काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आई आपकी हाफ के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। पोटेंशियल एनर्जी है आपकी के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। यहाँ पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को लिया है बेटा पोटेंशियल एनर्जी में, ये देखो, एक मिनट रुको, ये तो माइनस का के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, दो एक्सप्रेशन आ गए। इन दोनों को देखो तो मैं ये कह सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो माइनस ऑफ हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी मिल गई, पोटेंशियल एनर्जी मिल गई, अब टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी जो है हमारी वो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम। ठीक है, तो अब हमने कहा कि भाई काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जोड़ दी, टोटल एनर्जी हमें मिल गई। काइनेटिक एनर्जी जिसमें से हाफ पोटेंशियल एनर्जी माइनस का प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी आई आपकी हाफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अब ज़रा ध्यान दो, पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी आपकी? पोटेंशियल एनर्जी थी के जेड ई स्क्वायर बाय आर। आर एन एच शेल का, रेडियस एन एच शेल का, ठीक, जेड एटॉमिक नंबर, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये आप जानते ही हैं। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी आई माइनस के जेड ई स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है? माइनस ऑफ हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल्स टू हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर फॉर एन एच एल। टोटल एनर्जी हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये रिलेशन भी आ गया आपका इन तीनों के बीच में, और वैल्यूज़ भी आ गई एक ही फॉर्मूले से। किस फॉर्मूले से? के जेड ई स्क्वायर बाय आर एन, आपकी नेगेटिव साइन के साथ आपकी पोटेंशियल एनर्जी, उसकी हाफ वैल्यू, पॉजिटिव साइन के साथ काइनेटिक एनर्जी, उसकी हाफ वैल्यू, नेगेटिव साइन के साथ टोटल एनर्जी। ठीक, तो इसके बाद हम बात करते हैं टोटल एनर्जी में अगर हम कांस्टेंट की वैल्यू रखें तो वो वैल्यू आती है -13.6 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर और ऊपर जेड स्क्वायर ई वी। ये मैंने आपको पीछे बताया था जब फॉर्मूले कराए थे। और -2.18 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर मल्टीप्लाई में जेड स्क्वायर जूल। ठीक है, तो जूल के लिए ये रहेगी, ईवी के लिए ये रहेगी। ठीक, तो बोहर का अगला पोस्टुलेट भी कंप्लीट हो गया, ये वाला पोस्टुलेट हमारा जिसमें हमने एनर्जी निकाली। अब बारी आती है आयनाइजेशन एनर्जी की। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को इतना एक्साइट किया कि वो एटम छोड़ के ही चला गया। अगर एटम छोड़ के गया तो किस शेल में गया? इन्फिनिटी में, है ना?
देखो ई आयनाइजेशन इज इक्वल्स टू ई इन्फिनिटी माइनस ई एन। इन्फिनिटी पे एनर्जी क्या होगी, 0, और यहाँ पर क्या है -13.6 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको आंसर पॉजिटिव मिल जाएगा आयनाइजेशन एंथैल्पी का। ठीक, ये ION लिख रहा हूँ मैं, बार बार पूरा नहीं लिख रहा। अच्छा, तो ये भी आ गई हमारी। नंबर ऑफ शेल आप जानते हो 1 2 3 4 5 जो दिया हो आपको, Z भी आप जानते हो। अब क्या है पोटेंशियल का रिलेशन। अगर कोई पूछे पोटेंशियल आयनाइजेशन क्या है, तो पोटेंशियल कुछ भी नहीं है, वो फिर वही है वर्क डन जिसको मैंने एनर्जी बना दिया था डिवाइडेड बाय चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक और एनर्जी है एक्साइटेशन। एक्साइटेशन, एनर्जी और पोटेंशियल, उसमें भी ऊपर लिख लो एंड पोटेंशियल। इसको चेक करें तो एक्साइटेशन एनर्जी क्या आएगी आपकी, EX लिख रहा हूँ, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, अब ये फाइनल किसी nth के लिए होगी, ठीक। Z अगर किसी हाइड्रोजन को छोड़ के किसी और एलिमेंट के बारे में बात चल रही है तो Z आ जाएगा यहाँ पे। एक मिनट रुको, मैं इसको थोड़ा इधर कर दूँ। हाँ, Z आ जाएगा यहाँ पे। Z फिर वही आपका एटॉमिक नंबर, ठीक। तो ये हो गई आपकी चेंज इन एनर्जी डेल्टा ई। डेल्टा ई यानी कि आयनाइजेशन एक्साइटेशन एनर्जी, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल या E2 माइनस E1, कुछ भी कहो, वेरिएबल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ई फाइनल माइनस ई इनिशियल क्या बैठेगा आपका, -13.6 बाहर 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस n इनिशियल का स्क्वायर, माइनस अगर आप कॉमन ले लेते हो इसमें से तो ये उल्टा हो जाएगा, कोई ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है। Z के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, अगर हाइड्रोजन का ना हो तो। हाइड्रोजन का है तो Z1 आएगा, तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक। और आप इसको 2.18 इंटू 10⁻⁻18 1/n इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल का स्क्वायर भी कह सकते हो। और बेटा इसको 1 2 में भी लिख लो, कई जगहों पे नोटेशन इसकी 1 2 में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ एनर्जी का। हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था ड्यूअल नेचर में, ज़रा ध्यान देना। डेल्टा E इज इक्वल्स टू एच न्यू या hc/λ। अगर आप इस hc/λ को इक्वेट करते हैं इस टर्म से, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 1/n1 की स्क्वायर माइनस 1/n2 की स्क्वायर, और यहाँ पे सिर्फ लैम्डा रोकते हैं, H और C इधर भेज देते हैं, तो ये एक कांस्टेंट है। ये पूरी वैल्यू एक कांस्टेंट है। एक मिनट को प्लस था, क्या है ये, रेडबर्ग्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी है, 109,677 पर सेंटीमीटर, या 1.09 इंटू
10 रेज़ टू द पावर 1 2 3 4 5 7 पर मीटर। ठीक, याद रहेगा, यूनिट ध्यान रख लेना बेटा। रेडबर्ग कांस्टेंट को आर से दिखाते हैं, आप चाहो तो इसको ये लिख सकते हो 1/λ इज इक्वल्स टू आर 1/n1 की स्क्वायर माइनस 1/n2 की स्क्वायर। ठीक है, ये रेडबर्ग्स कांस्टेंट, और ये 1/λ है आपका वेव नंबर, या ये टर्म याद होगी आपको, 11th में भी की थी, शायद 12th में मैं बीच में कराता रहता हूँ। वेव नंबर 1/λ इज इक्वल्स टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1/n1 की स्क्वायर माइनस 1/n2 की स्क्वायर। देख लो एक बार इस इक्वेशन को। ठीक है, थोड़ा पीछे जा रहा हूँ मैं, देखो क्या क्या चीज़ें देखी हमने। बोहर का मॉडल स्टार्ट हुआ, बोहर्स मॉडल, बेसिक बातें करी, एनर्जी पे आए। जब ये चीज़ें बताया करूँ ना बेटा, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लिया करो, नोट नहीं करोगे काम नहीं चलेगा। ठीक है, देखो चलो इसके बाद आगे चल रहे हैं। तो रेडबर्ग कांस्टेंट की बात कर रहे थे अभी हम। अब हमने कहा आपसे n1 और n2 का क्या करें। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कंसेप्ट आता है। हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, एक तो लेते हैं n1 यानी कि ग्राउंड स्टेट के लिए नंबर ऑफ शेल, एक है n2 नंबर ऑफ शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, ठीक है। अब ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट की बात हो गई। एक मिनट रुको, तो यहाँ पे हमने एक स्पेक्ट्रम बनाया, लाइन स्पेक्ट्रम, ये हमने 11th में भी देखा था। इसमें 5 साइंटिस्टों के नाम सुने थे हमने, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट और पीफंड। याद होगा आपको, एक और साइंटिस्ट भी थे हेम्फ्री, लेकिन वहाँ तक जाता नहीं है, एनसीईआरटी में पास तक किया। तो वो स्पेक्ट्रम किस तरीके से बना, देखो ये देखो, ये 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आप n1 की क्या क्या वैल्यू रखोगे, देखो n1 की वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4 और 5। n1 का मतलब क्या, आपका ग्राउंड स्टेट। ठीक, और एक है आपके n2 की वैल्यू। n2 होगा, अगर n1 1 है तो n2 होगा 1 से ज़्यादा, अगर n1 2 है तो n2 होगा 2 से ज़्यादा, अगर n1 3 है तो 3 से ज़्यादा, 4 है तो 4 से ज़्यादा, 5 है तो 5 से ज़्यादा, इन्फिनिटी तक। ठीक, तो
अब देखो यहाँ पे जो इसमें N1 आपका 1 है उस सीरीज़ का नाम है लाइमन सीरीज। चलो वहाँ लिख देता हूँ। N1 के लिए नाम है आपका लाइमन सीरीज। ठीक है, फिर पास्चन बाल्मर फिर पास्चन, फिर ब्रैकेट, इसमें डबल टी आता है, याद नहीं मेरे को। ठीक है, फिर पी फंड। अब याद क्या रखना है लाइमन सीरीज के लिए? N1 1, बाल्मर के लिए 2, पास्चन के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4 और पी फंड के लिए 5। ठीक, ये N1 सबके याद रखने हैं। अब लाइमन में क्या होगा? 1 से 2 में, 1 से 3 में, 1 से 4 में, 1 से 5 में। ठीक है, या 2 से 3 में, 2 से 4 में, 2 से 5 में। ये हो गई आपकी बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज स्टार्ट होती है 2 से, लाइमन स्टार्ट होती है 1 से, पास्चन 3 से 4, 3 से 5, 3 से 6 अभी चलती रहेगी। ब्रैकेट 4 से 5, 4 से 6, पी फंड 5 से 6, फिर 7 एंड सो ऑन। ठीक, ये बन गया आपका लाइन स्पेक्ट्रम। इस लाइन स्पेक्ट्रम में जो लाइमन सीरीज़ है, बाल्मर सीरीज़ है, पास्चन या ब्रैकेट सीरीज़ है या पी फंड सीरीज़ है, इनके लिए हमने रेंज बनाई कि ये किस रेंज में आएंगे स्पेक्ट्रम की, लाइट के स्पेक्ट्रम की। ठीक है, 8 चैप्टर में आप देखोगे, जो फिजिक्स का 8 चैप्टर है उसमें हमने EM वेव का स्पेक्ट्रम बनाया। तो जो लाइमन सीरीज़ है आपकी वो आती है अल्ट्रा वायलेट रीजन में। बाल्मर सीरीज विजिबल, पास्चन इंफ्रारेड, ब्रैकेट भी इंफ्रारेड और पी फंड भी इंफ्रारेड। थोड़ी जगह कम है, काम चला लेना, लेकिन रुको मैं बना देता हूँ यहाँ पे थोड़ी जगह। ठीक, याद रखना लाइमन अल्ट्रावायलेट, बाल्मर विजिबल रीजन, पास्चन ब्रैकेट पी फंड इंफ्रारेड। ठीक, तो यहाँ आपका ये टॉपिक कंप्लीट। इसमें हमें याद क्या रखना है? वेव नंबर इक्वल होता है 1 लैम्डा के, जो इक्वल होता है R 1/n 1 का स्क्वायर माइनस 1/n 2 का स्क्वायर। ठीक, ये रेडबर्ग है, इसकी वैल्यू 109 10⁻⁷ पर मीटर। ठीक है, इस इक्वेशन को रेडबर्ग इक्वेशन कहते हैं। ठीक, तो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट। इसके बाद एक टॉपिक आता है क्वांटम नंबर, जो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था, उसकी वीडियो मैं उसी के साथ डाल दूंगा, जो 11th की केमिस्ट्री थी। ठीक है, उसके बाद हम न्यूक्लियाई पे आ जाएंगे। तो न्यूक्लियाई को नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।